नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि अपने योजनाओं की जो सीरीज चल रही है, उस योजनाओं की सीरीज में आज अपन आगे बढ़ते हैं और जो और बाकी अपनी योजनाएं बच रही है उन पर बात कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अपने पीडीएस सिस्टम की बात की थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उसी में मैंने एक आपको नोट लिखाया था NFSA। NFSA एक आपको मैंने नोट कराया था, और वो क्या था आपको पता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लिखा हुआ था मैंने। जैसा कि दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? आप सभी को पता है कि सर ये सितंबर 2013 में आया था। कब आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 में आया था दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अनाज किसको मिलता है या इसकी सुविधा किसको मिलती है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य की सुरक्षा किसको मिलती है। तो उस समय आपको मैंने ये पॉइंट कराया था, तो आपके वही नोट्स में थोड़ी बहुत जगह होगी, वहीं पर आपको थोड़ा सा और लिखना है। इसमें लिखवाने का उद्देश्य क्या है? एक योजना बच रही है, उस योजना को मैं वहां लिंक करना चाहता हूँ। लिंक की बात है, नहीं तो मैं वैसे भी कर देता। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी दो प्रकार से मिलती है। एक तो किन किन को मिलती है? जो कि पारिवारिक, और एक मिलती है आपकी अंत्योदय। मैं बता रहा हूं आपको सभी, अंत्योदय योजना। मेरा फोकस यहां पर आना है, अंत्योदय योजना पर। अंत्योदय योजना। एक दोस्तों मैंने आपको अन्नपूर्णा योजना भी बताई थी, अन्नपूर्णा योजना। मैं इसको आपको NSPA में करा चुका हूं, NSPA में। लेकिन अब मेरा NF है जो कि मैं पहले करा चुका हूं, उसमें मेरे को एक बात लिखवानी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और वहां एक अंत्योदय योजना आती है दोस्तों। जो अंत्योदय योजना के पात्र है उनको क्या मिलती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिलती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर अंत्योदय योजना कब चली? तो दोस्तों अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 को चली। इस लाइन को कवर कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आपको नोट्स में क्या लिखना मैं अभी बता दूंगा। ये आपकी लिखी हुई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। ये आपकी लाइन वहाँ लिखी हुई होगी, पीडीएस में पीछे जाके देखेंगे आप। उसके बारे में ये मैं बता रहा था कि राष्ट्र, आपको ये नहीं लिखाया था मैंने, तो अपने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का एक छोटा सा तो अपन लिखेंगे उद्देश्य, और उसमें अपन लिखेंगे, एक लिखेंगे अपने पात्रता। ये चीजें अपने थोड़ी थोड़ी अपने लिख लेंगे, है ना। एक इसमें आता है अंत्योदय योजना, और एक इसमें आता है आपका प्राथमिकता वाले घर को। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। दो इनको ये खाद्य सुरक्षा मिलती है, अंत्योदय योजना। और अंत्योदय योजना कब आई थी? 25 दिसंबर 2000 को आई थी। और अंत्योदय योजना में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि 35 किलोग्राम आपको क्या मिलता है? खाद्यान्न मिलता है। खाद्यान्नों में दोस्तों क्या क्या मिलता है आपको? 35 किलोग्राम खाद्यान्न में मिलता है। और खाद्यान्नों में देखो दोस्तों, एक तो होता है मोटा अनाज, एक तो होता है मोटा अनाज, एक होता है गेहूं, और एक होता है चावल। चावल तो मिलता है 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं मिलता है 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और मोटा अनाज मिलता है 1 रुपये प्रति किलोग्राम। मैं इसे बता क्यों रहा हूं कि आपको दोस्तों मैंने इतनी योजनाएं कर दी, आपके कहीं भी कंफ्यूज ना हो। सर कभी तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना बता दी, एक दो योजना और बताऊंगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बताऊंगा। सर कभी आप अंत्योदय योजना बताते हो, कभी आप अंत्योदय योजना बताते हो, कभी अन्नपूर्णा बताते हो। तो ये डिटेल जो योजना है ना, 3-4 अन्नपूर्णा, अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय, इनमें आपके कंफ्यूज नहीं हो। इनको मैं इसीलिए मैं आपको एक सीरीज जोड़ रहा हूं, एक पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं कि कभी आपको जिंदगी में कंफ्यूज नहीं हो और आपके एक इमेज सी बन जाए, एग्जाम में भी आप इसमें डाउट नहीं आओ, है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मैंने बता दिया जो किसको मिलता है। तो अंत्योदय योजना और प्राथमिकता वाले घर आते हैं, इनको क्या मिलती है? इसमें प्राथमिकता मिलती है। तो अंत्योदय योजना फिर आ गई। तो अंत्योदय योजना जुड़ी किसी हुई है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी है। और ये कब चालू हुई थी? 25 दिसंबर 2013। क्या मिलता है इसमें? 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। इसमें और भी दोस्तों है, जैसे पर सदस्य होता है, पर सदस्य होता है, उसको क्या मिलता है? पर सदस्य, पर मेंबर, मान लो कि पर मेंबर को क्या मिलता है दोस्तों? 5 किलो मिलता है। और मैक्सिमम कितने सदस्य होने चाहिए? मैक्सिमम 5 सदस्यों को मिलता है ना।
जो भी है ना, तो 25 पर पहले 25 था, फिर अब बढ़ा दिया इसको 10 करके, अब इसको कितना कर दिया 35 किलोग्राम कर दिया गया है। जो भी आपको मैं मोटा मोटा एक तो आपको लिखूंगा ये, एक लिखूंगा आपको मैं उसका उद्देश्य और लिखूंगा कितना खाद्यान्न। 2 ही लाइन में लिखना है आपको, शॉर्ट एंड स्वीट, जाओ आपको जगह बच रही है ना वहां पर ही लिखना है ना। फिर मैं आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने आपको लिखा दिया, एक बार इसको यहीं रहने देना। NF से आपके लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आपके सब लिखा हुआ है ना दोस्तों। पीछे जाके अपने नोट्स में बार इनको ढूंढ ले, इनको आप ढूंढ ले, और छोटा सा आप लिख ले, वहीं पर लिख ले उसी लाइन में उद्देश्य है, तो किस उद्देश्य के लिए चलाई गई, छोटी छोटी लाइनों में लिख लेंगे। वहनीय वहनीय मूल्यों पर, वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। उपलब्ध वहीं साइड में लिखेंगे आप, इतनी जगह है मेरे को पता है, वहां पर उपलब्ध कराना, ठीक, इतना लिख लो आप। और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना भी, लेकिन ठीक है अपना भाई, अच्छी वहनीय, कम कीमतों पर वहनीय, मतलब एक आम आदमी इसको वहन कर सकता है, और अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाला क्या मिलना चाहिए आपको, खाद्यान्न यानी फूड उपलब्ध कराना है, ठीक है। यही इतना सा लिखना भी आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे पात्रता किसको, यहीं पर आप एरो बना के, ऐसे कहीं भी आप एरो लगा के वहां लिख देंगे अपनी पात्रता क्या है इसमें, वो मैंने आपको बता दी। एक तो लिखे प्राथमिकता वाले घर, एक तो है प्राथमिकता वाले घर, और 2 नंबर क्या है, इस पॉइंट के लिए मैं इसको वापिस छेड़ा मैंने आपको, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना में, अंत्योदय अन्न योजना में शामिल, ये लो इस डिटेल के लिए। अब अंत्योदय अन्न योजना एक वर्ड आया, अब इसकी शुरुआत क्या है लिखेंगे 25 दिसंबर 2000, ये आप डेट डाल दे जो मैंने आपको बता दिया 25 दिसंबर 2000, कुछ नहीं लिखना आपको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लिख दिया, यही उद्देश्य लिख दिया, वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना व खाद्य सुरक्षा देना, ये वो लिखो तो लिख लो, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, थोड़ा सा उतार लो। फिर आपको क्या लिखना है इसमें, पात्रता क्या है, प्राथमिकता वाले घर और अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी, 25 दिसंबर 2000 को आई थी। फिर इसमें क्या मिलता है, यहीं लिखेंगे आप, इसमें कहीं भी जगह मिल रही हो तो 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह, लिख लो 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह है, ओके। और इसकी मैंने डेट लिखाई दी, खाद्यान्न 35 किलोग्राम मिल ही रहा है। अब इसी में आपके पास जगह होगी तो ये भी लिखेंगे इसमें, मोटा अनाज गेहूं और चावल, ये आप ले रहे हो ना अन्न वगैरह, तो किस रेट पर आएगा, मोटा अनाज गेहूं और चावल, तो वो चावल महंगा होता है आपको पता है, तो चावल के तो कर दो आप 2 रुपए, मोटा अनाज में क्या आ गया, बाजरा वगैरह जो सस्ता आता है, गेहूं आता है 2 रुपए किलो, तो 1 रुपए 2 रुपए किलो। आपकी जानकारी के लिए, ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ी बहुत जगह और है तो ये और लिख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है मेरे को, आ भी जाए तो। कवरेज किसको करता है, ये कवरेज करता है 75% तो करता है दोस्तों ग्रामीण आबादी को, ग्रामीण आबादी का, ग्रामीण आबादी का 75% कवर करता है, और 50% करता है ये, कवरेज लिख दिया ना मैंने, 50% कवरेज करता है ये शहरी आबादी का। मैं दोस्तों इसका नया पॉइंट लेता नेशनल फूड सिक्योरिटी और, तो काफी टाइम लग जाता, तो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिया, ये मेरा लिखाया हुआ है, वहां आप कुछ नहीं लिखना, एक ही लाइन में लिखना है, वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना व खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, हो गया। फिर आप ये लिखना चाहो तो पात्रता किसको मिली है, प्राथमिकता वाले घर और अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना नीचे लिखेंगे, चली कब थी, 25 दिसंबर 2000 को चली थी। 75% क्या करता है, ग्रामीण आबादी का कवर करता है, 50% शहरी आबादी को करता है। 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार मिलता है, मोटा अनाज 1 रुपए, गेहूं 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो। समझ में आ गया होगा दोस्तों, उतार लो आराम से। ये है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। पीडीएस मैंने बता दिया था, टारगेट पीडीएस कब आया था उसकी सारी डिटेल लिखाई दी थी। वापस बताऊं क्या दोस्तों, थोड़ा सा वापस बता देता हूं एक बार। NFS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन सा है बताएंगे आप, फटाफट बताएंगे। कब आया था, सितंबर 2013 में, तो लिख दो सितंबर 2013। एक सेकंड दोबारा समझा देता हूँ, काट है आपके समझ में नहीं है, चलो यही समझा देता हूँ फिर। राष्ट्रीय कब आया था, सितंबर 2013 में आया था, ओके।
डेट डेट भी याद है मुझे, नहीं लिखाऊंगा, सही यही था। कब आया था? सितंबर 2013 में एक्ट था। क्या होता है इसकी पात्रता? 2 परिवारों को मिलती है, तो प्राथमिकता वाले घर, प्राथमिकता वाले घर, और एक किसको मिलता है? आप बोलो, देखिए बोलो, प्राथमिकता वाले घर, कोशिश करो, प्राथमिकता घर और अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये बड़ा मोस्ट। अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी बताओगे? 25 दिसंबर 2000। क्या मिलता है भाई? 35 किलोग्राम क्या मिलेगा आपको? खाद्यान्न मिलेगा। दे देंगे भाई साहब, खाद्यान्न दे देंगे। क्या भाव दोगे जी भाई साहब? खाद्यान्न देंगे 1 2 3। एक में सबसे सस्ता कौन सा आएगा? मोटा अनाज आ जाएगा। 2 रुपये। सबसे महंगा कौन सा आएगा? चावल आ जाएगा। महंगा जाता है चावल, पता है ना आपको, 70 80 90 100 रुपये किलो भी आते हैं चावल। और गेहूँ क्या आता है? 20 25 30 जो भी है। तो बीच क्या क्या आ गया? गेहूँ आ गया। और बाजरा वैसे भी सस्ता होता है, यदि किसान हो तो आप जानते होंगे। और क्या करना है? कवरेज क्या करता है? कवरेज क्या करता है बताओ? 75% तो क्या करता है? ग्रामीण आबादी का, और 50% क्या करता है? शहरी आबादी का। इतना सा। और इसमें क्या है, मैंने सारा बता दिया इसमें। ओके, ये अपना हो गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात हो गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं वो लेना है, छोटी छोटी चीजें बची है, छोटी छोटी योजनाएं बची है, उनको मैं आपको करवा देता हूं और इस चैप्टर को एंड करता हूं। काफी लंबा हो गया ये चैप्टर, आप सभी बोरिंग हो गए सर कितने दिन चलाओगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप ऐसे डिस्टर्ब करते हो तो अच्छा नहीं हो। हम भी उसमें विचलित तो हो ही जाते हैं, विचलित होना नहीं चाहिए, लेकिन सभी का जो मैसेज आता है तो हमारा दिमाग डायरेक्ट कर देते हो आप। आपको वैसे करना नहीं चाहिए। मैं जो करा रहा हूँ ठीक करा रहा हूँ, मुझे पता है कितना करना। हम आपसे ज़्यादा बोर हो गए, हम भी परेशान हो गए। आपको कुछ नहीं हो, आपके तो मैट्रिक स्क्रीन चलाई, आपने लिख लिया, लेकिन इस मैटर के लिए हमने कितनी रातें काली की है वो मैं ही जानता हूँ। अब आप करो सर ग्रामीण विकास ही चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करूँगा, वैसे आपके ज्ञान की बात है। वैसे ग्रामीण विकास में क्या नहीं है मेरे को बता दूँ? कृषि नहीं है क्या? गरीबी नहीं है क्या? बेरोजगारी नहीं है क्या? आधारभूत संरचना नहीं है क्या? अरे भाई साहब एक नाम है, टॉपिक कितना बड़ा है। अब ग्रामीण विकास में क्या आप रोजगार नहीं दोगे क्या? तो कितना बड़ा चैप्टर है, टाइम लगा कहाँ दिया। एकदम मैटर शॉर्ट और शॉर्ट लिखा रहा हूँ। यदि मैं आपको योजनाएं लेके बैठ जाता ना, ऐसे IRDP और फिर लिखा था ट्राइसेम, फिर इसकी फुल फॉर्म लिखा था, फिर इसके लिए यह इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई थी, इसको जवान ग्राम सभा में मिला दिया, ऐसे डिटेल लिखा था ना, को 100 पेज भरा देता इस योजना के। मैंने देखा है कितना शॉर्ट में कराया है, मैंने लिखा यार इसका यहीं पूरा खत्म कर दिया। जो इंपॉर्टेंट थी उसकी मैंने आपको थ्योरी लिखा दी। अब दूसरी बात वो बता दी, डिस्टर्ब करते हो आप। ग्रामीण विकास में क्या आता है? रोजगार। क्या मैंने आपको रोजगार की नहीं बताई? अरे रोजगार की योजनाएं नहीं बताई आपको? नहीं बताई? कैसे नहीं बताई, मैं बताता हूँ आपको। अरे नरेगा क्या किसकी है बताओ योजना? क्या रोजगार की है क्या? क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चली थी बताओ? देखे किसकी है? रोजगार की है क्या? क्या मैंने एक योजना आपको बताई थी PMEGP? किसकी योजना है बताओ? देखिए क्या रोजगार की नहीं है? एक योजना इन दोनों में और मिली थी, दोनों को मिला के अपनी की PMEGP बनी थी। किसकी संबंधित है वो? REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। किससे संबंधित थी बताओ? देखिए मेरे को रोजगार से संबंधित है नहीं है। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित नहीं। आपकी इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिलेबस का, उसके आगे वाला पॉइंट क्या है? क्या रोजगारों का पॉइंट नहीं है? आपका ग्रामीण विकास नहीं, मैंने आपका रोजगार वाला भी करवा दिया है, लेकिन आपको पता नहीं। क्या मैं रोजगार में जाके वहां हल कराऊंगा क्या योजनाएं? उसका इतिहास ले लूंगा, सभी योजनाओं को अपनी यहीं कर दिया इनका एनालिसिस। आप समझते तो हो नहीं। 2 चैप्टर करा दिए अपने, LPG चालू करा दूंगा, रोजगार हो गया पूरा। हमें पता है ना कैसे करवाना है। हम डिस्टर्ब करते हो ना, अच्छी बात नहीं है, सब समझदार हो आप, बट डिस्टर्ब मत करिया करो आप। ये पता है नहीं, दूसरा टॉपिक पूरा करा दिया मैंने रोजगार का। मैं तो देखा था कि कितने करते हैं, इनको क्या बताए थे, खुद ही समझ है। देखे ठीक है, अपना हो गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अन्य वो आपने लिख दिया होगा। फिर आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो आप लिखेंगे, योजनाएं की चलती रहेगी। शॉर्ट एंड स्वीट करा रहा हूं मैं, अब ज्यादा नहीं कराऊंगा। एक दोस्तों आपके आया था सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम बताओ कब आया था? 1973
1974 में आया था। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था? 1973-74। भाई साहब इसमें कन्फ्यूज आते हैं, कहीं लिखते हैं 1974 1975, ये यहीं पास में लिखेंगे, इसके ऐसे लगाएंगे। ऑप्शन आएगा ये आएगा इस पर जाता है, जबकि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चालू कब हुआ था? 1973 1974। क्या है सर समझ में नहीं आया? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, इंग्लिश में आप लिख लेना। देखो सूखा यानी होता है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट DROUGH, ड्रॉट। संभाव्य यानी प्रोन, PRO, क्षेत्र यानी एरिया, और कार्यक्रम यानी प्रोग्राम। तो ये आपका होगा DPAP, ड्रॉप्ड प्रोन एरिया प्रोग्राम। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब आया था दोस्तों? 1973-74 में आया था। 73-74 उतारते जाओ। अब आता हूँ तो अपन कराते जाएंगे। आप हेडलाइन डालेंगे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, कोष्टक में लिखेंगे DPAP कब प्रारंभ होता? 73-74 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहीं पर आप लिखेंगे इसको 75-25, यही कंप्लीट कर दो इसको। सेंटर स्टेट यही कंप्लीट इसको कर दो। चला कितना था? राज्य के 11 जिलों के, ये लिखो, चलो वही मैं इसको पूरा कर देता हूँ। राज्य के 11 जिलों के 32 खंड में चला था ना, तो यही कर लो आप। 11 जिलों के 32 खंडों में, ये लो खत्म। क्या? 11 जिलों के, इसे याद कर लेना, 11 33 से 1 कम 32, 11 जिलों के 32 खंडों में। एक और आएगा भी कंफ्यूज करेगा, ये तो याद कर लोगे, ये याद कर लोगे, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। सूखा संभाव्य क्षेत्रक्रम DPAP आपका कब आया था? 1973 1974। आप अपने रेड पेन से या पेन अलग चेंज करेंगे, लिखेंगे 75 इस पे इंपोर्टेंट क्या बनता है? देखो इसके स्टार लगा लो। 11 जिलों के 32 खंडों में, ये दोनों इंपोर्टेंट है। 11 जिलों के 32 खंडों में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। दूसरा आप लिखेंगे दोस्तों सूखा संभाव्य, एक और है अपना प्रोग्राम। अच्छा इसका उद्देश्य लिखा दूं, थोड़ा सा छोटा सा उद्देश्य लिखना चाहो तो लिख लो भाई, छोटा सा उद्देश्य लिखना चाहो तो लिख लो। लिखो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि व पानी का उपयोग करना, ये लिख लो। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि व पानी का सर्वोत्तम प्रयोग करना। सूखा संभाव्य क्षेत्रों में भूमि व पानी का सर्वोत्तम प्रयोग करना। आपको दो लाइन में ही अब इसको लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं करना। अब आप लिखेंगे मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP डेजर्ट डेवलपमेंट। DDP कब आया था? 1977 1978 75 25 कर दो, लिखो उतारो। 16 जिलों के 85 खंडों में भी उतार लो इसका, ये बड़ा मोस्ट है, ये यहाँ पर है। 16 जिलों के 85 खंडों में, कितने में? ये इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों में थोड़ा सा आपको क्या करता है, ये थोड़ा सा आपको पजल करेगा, आपको थोड़ा सा डाउट करेगा, इसलिए मैंने दोनों योजनाओं को यहाँ ले लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ग्राम विकास से संबंधित। आप ऐसे मत बताना कि सर एक्स्ट्रा करा रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ, काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट करा रहा हूँ। काफ़ी है, आपने तैयारी कर रखी है तो आपको पता भी होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी याद किया होगा। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1973-74, मरु विकास 77-78 75-25। देखो इसका क्या है, सूखा संभाव्य क्षेत्र थोड़ा लंबा नाम है, तो लंबे में क्या है, थोड़ा छोटे है, 11 जिले 32 खंड। और ये मरु विकास थोड़ा छोटा है नाम, मरु विकास, तो इसमें थोड़ा जिले क्या है, ज़्यादा है, 16 जिले और 85 खंड। ऐसे आप ऐसे लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के याद कर सो। मरु विकास कार्यक्रम कब आया था? 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम थोड़ा छोटा नाम है, तो जिले क्या लेने हैं? 16 ले लो, और 16 पंजे 80 आता है, और 5 और जोड़ दो, 85 हो गया। उसमें क्या आता है? 11 33 आता, तो एक कम कर दो, 32 कर दो। ऐसे कुछ रीजनिंग भी लगा लिया करो, और आपको रीजनिंग भी पढ़नी है। तो कौन कौन से हो गए? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम हो गया, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 75-25, और लिखा आपने, लिख लिया। कितने जिले लिखे दोस्तों? ये यहाँ पर 16 जिले, ध्यान रखना, 16 जिले 85 खंडों में। इसके आगे दोस्तों अपन दूसरी योजना और ले लेते हैं, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ले लेते हैं। एक सेकंड के लिए, हाँ तो दोस्तों अपना हो गया मरु विकास कार्यक्रम। अब और जो भी है प्लान्स है उनका और लिख लेते हैं। सूखा संभाव्य हो गया, मरु विकास हो गया, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कर लो। सीमा क्षेत्र लिखो, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका मैं रिवीजन करा दूंगा दोस्तों, आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत करो।
सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे? सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम। कब आया था? 1993, 1994। कहाँ पर आएगा सीमावर्ती? सीमावर्ती जिलों में आएगा। कितने हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले? तो लिख लो 4 जिलों में। 4 जिलों में कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो भी है आपके। तो सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था? 1993, 1994 और 4 जिलों में। क्या करना था आपको? लिखना नहीं है उद्देश्य। भाई सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम में तो सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी जिले हैं उनका क्या करना है? विकास करना है। तो सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था आपका? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1993, 94 और सीमावर्ती 4 जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम हो गया। इसके आगे दोस्तों आप दूसरा और कार्यक्रम लिखेंगे, मैं आपके लिए अच्छा सा निकाल के लग दूँ। एक में डांग क्षेत्र, एक मेवात क्षेत्र कराना है अपने को। डांग, मेवात, चलो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लिख लो पहले। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको दोस्तों आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश नहीं है इसका। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी 1995, 96 में आया था। 1995, 96 में आया था। अब आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो कोटा और डांग क्षेत्र में आपके कोटा और भरतपुर संभाग है। इसमें कोटा व भरतपुर संभाग कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए होंगे। नए का बाद में देखेंगे अपन, वो पुराने वाले देख लो। कोटा व भरतपुर संभाग 8 जिले 1995, 96। कोटा में कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 4 जिले ये है ना। तो 8 जिलों में ये हो गया डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995, 1996, 8 जिले हो गए। अब आप लिखो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात तुम जानते होंगे आप कौन सा आता है? अलवर आता है क्या? अलवर, भरतपुर। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम लिखेंगे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से जिले आ गए? 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। इसकी डेट नहीं लिखनी अपने को, इसकी डेट नहीं है। अलवर और, ज़्यादा डेट आंकड़ों के चक्रों में पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, इतना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेवात क्षेत्र करा दिया। अब वो 1-2 और अपन लेते हैं। कौन कौन सा कराया? ये तो कराया सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभाव्य याद करो, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1973, 74, जिसमें नाम थोड़ा बड़ा है। सूखा संभाव्य क्षेत्र नाम थोड़ा बड़ा है। तो जिले क्या करने हैं? कम करने हैं क्या? जिले कम करने हैं तो 11 जिले कर दो, 32 खंड कर दो, और उसमें 1685, 1685 कर दो। 1685 मरु विकास कार्यक्रम। फिर अपने बताएं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम, जो कि कितने जिलों में था? 4 जिलों में था। कब आया था? 90, देखो इसे क्रम से कराया मैंने। 93, 93, 94 और 95, 96। तो सीमावर्ती कब आया? 93, 94। और डांग क्षेत्र आप जानते हो, एक तो सीमावर्ती इधर चला और एक डांग उस कोने में चला, सबसे लास्ट में। इधर से डांग, इधर से, तो क्या हुआ? ये 93, 94 और ये 95, 96। और मेवात में आप जानते हो अलवर और भरतपुर आते हैं। तो ये अपने इस प्रकार की जो योजनाएं और थी ग्रामीण विकास के, ये क्वेश्चन यदि आपको इकोनॉमिक्स में नहीं मिले तो ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं भी मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था के है, हो सकता है राजस्थान ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने को मिल ही जाए। अब 1-2 और है, लिखो समग्रीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। ये बड़ा आपको पता नहीं होगा, सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। समग्रीकृत में सभी को मिला के, कलेक्टर के, समग्रीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम कब आया था? 1992, 93। कितने जिलों में चल रहा है? 10 जिलों में। ये भी थोड़ा, ये क्वेश्चन पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, RS में, किसी में भी। अच्छा क्वेश्चन है। समग्रीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992, 93 और राज्य के 10 जिलों में चल रहा है। अब दोस्तों आपके कुछ नोट्स वगैरह, नोट के रूप में सारा जो मैटर बच गया ना, वो आता जाएगा छोटे छोटे पॉइंटों में, ठीक है। अब आप समग्रीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992, 93 और राज्य के 10 जिलों में। और कृषि संबंधित में आपको एक और बता देता हूँ, रूड सिटी लिखेंगे, RUDSETI, ये लिखेंगे। कोई संस्था है
जिसकी आपको फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। देखो, रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखो इसकी फुल फॉर्म। रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक रूरसेटी एक ऐसी संस्था है। बस आपको इतना ही लिखना है रूरसेटी। और स्थापित कब हुई थी रूरसेटी? 1982 में। ठीक है, इतना सा आप इसके बारे में लिख ले। एक दोस्तों आपने खूब बार नाम सुना होगा, CAPART का पार्ट, कृषि से संबंधित है दोस्तों, कृषि से संबंधित है CAPART का पार्ट, जिसकी स्थापना हुई थी, स्थापना आप लिख ले केवल 1986 में। केनरा बैंक वाले कई मिले हुए हैं जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, रोजगार स्वरोजगार। अब ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आप तो का पार्ट लिखेंगे, स्थापना लिखेंगे 1986 लिख लिया होगा दोस्तों। अब कुछ और बच रहा है, जैसे एक मैं आपको लिखाऊं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन लिखेंगे आप 2005-2006। एक और लिखेंगे जीवन धारा योजना, जीवन धारा योजना लिखेंगे आप 1995-96। जीवन लगभग दोस्तों मैंने करा दिया। आपके एक दो योजना और कर देता हूँ। अपना गांव अपना काम, अपना गांव अपना काम कब आई थी दोस्तों? इस 1900 की सीरीज में है, 1 जनवरी 1991 में। ये भी आप नोट कर लो। एक बड़ा मोस्ट है, ये और कर लो, ग्रामीण विकास केंद्र, ग्रामीण विकास केंद्र इंग्लिश में लिखेंगे रूरल डेवलपमेंट सेंटर, ग्रामीण विकास केंद्र, ये वो लिखेंगे दोस्तों। कब आया था? ये सारे इसी सीरीज में मैंने आपके लिए लाया हूँ मैं, आप कंफ्यूज न हो जाए। 1995-96 ग्रामीण विकास केंद्र दोस्तों उतारो। तो दोस्तों अपने क्या क्या देखा? जीवन धारा योजना देख ली 1995-96 में, रट लेना इनका। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 है, क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से अपने याद रखना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 है। कापाट एक कृषि से संबंधित संस्था है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। रूरसेटी रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि 1982 में हुई थी। आपकी नाबार्ड की स्थापना भी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उसी समय रूरसेटी की स्थापना भी 1982 में हुई थी। कापाट 1986। ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों। समग्र व्यर्थ भूमि ये भी 1992-93 राजस्थान के 10 जिलों में चल रहा है। अपना गाँव अपना काम योजना 1 जनवरी 1991 से संबंधित है। गाँवों से संबंधित है तो अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और ग्रामीण विकास से संबंधित अपना चैप्टर है, तो ये कुछ फैक्ट्स बच गए थे, तो इन फैक्ट्स को मैं अभी एक जगह लेके आ चुका हूँ। तो ग्रामीण विकास केंद्रों की स्थापना कब की थी? 1995-96 में की गई थी। इससे पहले दोस्तों अपने क्या क्या पढ़ा? अपने देखो, इससे पहले देखो, एक तो अपने पढ़ी दोस्तों सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। एक अपने पढ़ा दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम कब आया बताओ? मरु विकास कार्यक्रम बताएंगे 1977-78 में आया। नाम छोटा काम बड़ा किया। कितने जिले में आया? 16 राजस्थान के 16 जिलों में। और खंड कितने? 85 खंड। और सूखा संभावित क्षेत्र नाम बहुत बड़ा है लेकिन जिले कम आ जाएंगे, 11 जिले, 11 जिले। और खंड कितने? 11-33 में किया तो 32 खंड, 11 जिले 32 खंड। वो कब आया? 1977-78 में आया। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम आया 1973-74 में आया। तो सूखा संभावित क्षेत्र कब आया? 1973-74 में आ गया आपका। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में आ गया।
सूखा संभावित नाम बड़ा है, इसलिए इसका जिले क्या जाएंगे 11 जिले 32 खंड। मरु विकास कार्यक्रम नाम छोटा है, जिले थोड़े बड़े आ जाएंगे 16 जिले 85 खंड। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम हो गया, मरु विकास कार्यक्रम हो गया, सीमावर्ती आपको पता है राज्य के 4 जिलों में आ गया, डांग 8 जिलों में आ गया। ठीक है, इनकी डेट आप क्रम से वो कर ही लेना। आपको मैंने जीवन धारा 96, राष्ट्रीय बाघ 2005 है, कपाट 1986, कपाट 1986, ये रूड शेट्टी 1982, एक नाम और आया कपाट 1986 में संग्रहित भूमि, डेट 1992 10 जिलों में आप कर लेना। अपना गांव अपना योजना 1991 में कर लेना। ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना 1995 कुछ डाटा के हैं रटने हैं आपको, है ना। फिर आपको मैटर आपके पास होना चाहिए। इसके नेक्स्ट अपन दोस्तों जो और मैटर बच गया उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों 2-3 जो और आई है, 1-2 योजना अपने और लिख लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। इसमें कितना प्रीमियम होता है दोस्तों? इसमें अपन लिखेंगे रबी, खरीब और व्यापारिक फसलों पर। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं रबी, खरीब और व्यापारिक फसलों पर। आप एक 1 लाइनर में लिखना अपने को, एक ही लाइन में आप आगे लिख देना, है ना। तो रबी का 1.5, खरीब का 2 और व्यापारी का 5 होगा। और चली कब थी? 2016 में चली थी। इनको आप नोट करो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ लिखेंगे आप रबी का प्रीमियम 1.5, खरीब का 2 और व्यापारी का 5%। ये इसका हो गया प्रीमियम। चली कब थी? 2016 में। उतार लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब अपन को क्या है, जो मैटर अपने बच रहा था ना, या नोट में था जो योजनाएं थी, बस मोटा मोटा उसको उतारना है। आप एक 1 लाइनर में करेंगे, ज़्यादा कॉपी अपन को बननी नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में प्रारंभ हुई थी। रबी की 1.5, खरीब का 2% प्रीमियम और व्यापारी का 5% प्रीमियम है। ये आप उतार ले। ठीक है, और जो अपने मोस्ट है ना, ऐसा लग रहा है अपने कृषि संबंधित, तो वही अपने को उतारना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने लिखी 2016, रबी 1.5, रबी नाम छोटा सा है तो रबी का 1.5, खरीब थोड़ा बड़ा है तो खरीब का 2 और व्यापारिक और ही बड़ा है वाणिज्य तो उसका 5% प्रीमियम आपको लिख लेना है। उसके आगे दोस्तों अपन जो कौन कौन सी योजना है, अपन एक लिखेंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लिखेंगे 1999। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1900। इसके आने के व्यापक फसल बीमा, व्यापक फसल बीमा ये कब आई थी आपकी? आप लिखेंगे 1985। राष्ट्रीय कृषि बीमा, कृषि का बीमा 1999, व्यापक फसल बीमा 1985। ठीक है, KCC मैंने करा दिया है। आप वापिस खुद सर्च करेंगे KCC किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, मैंने पूरा बताया था, उसकी डेट आप खुद भरेंगे, क्योंकि सर्च करना आपको है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है। KCC भी आप इसके साथ वापस लिख दे, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बाद में अपन और देख लेते हैं कुछ। एक जीरो बजट फार्मिंग भी आया था राजस्थान के बजट में, जीरो बजट BUD, जीरो बजट फार्मिंग कौन से बजट में आया था? 2019-20। ये भी आप लिखेंगे जीरो बजट फार्मिंग 2019-20, ये और लिख लेते हैं। इसके बाद में अपन दूसरे और कर लेते हैं। जीरो बजट 19-20, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016,
राष्ट्रीय कृषि कृषि का 1999, व्यापक फसल 1985, जीरो बजटिंग आपकी 2019-20 में हो गई। अब वो लिखेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम में आपको पहले लिखा देता हूँ, फिर डिटेल के साथ कर दूंगा। लिखेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम। एक आप लिखेंगे राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना कब आई थी? 1 अप्रैल 2011 लिखो तो लिख लो, नहीं 2011 अप्रैल 1, 2011 अप्रैल 1। 20 सूत्री कार्यक्रम 2 भागों में आया था ना, एक पहले मुझे पीछे चल के और एक उसके बाद में एक बार और चला था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम मुझे पीछे थे। फिर दोस्तों 2-2 डेट इसलिए है कि फिर उसमें क्या हो जाता है, संशोधित हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। तो संशोधन की स्थिति में आप लिखेंगे 2007 ही लिख दो शॉर्ट में, वैसे 1 अप्रैल 2007 है। और मैं आपको जो योजना है उनके नाम लिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 लिखेंगे। 2001 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। एक लिखेंगे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। आवास योजना 2001 वाल्मीकि आवास में एक लिखेंगे। अब जो आपकी जो है वो बता दूंगा, आप तो ये तो बता ही दोगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें अपन को सिलेंडर मिलता है, बताओ 1 मई 2016। इस सिलेंडर में एक अपनी पहली योजना भी ध्यान रखना, पहली योजना लिख लेना आप। सिलेंडर गैस, ये गैस सिलेंडर से संबंधित है, शॉर्ट में लिख लेना था। पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आए ना अपने पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आई थी? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को। उज्ज्वला योजना लिखो, उजाला योजना 1 मई 2015 को उजाला योजना। वो लिखो सौभाग्य योजना, बिजली से संबंधित है दोस्तों। और योजना बच जाएगी तो वो लिखा देगी, ये नहीं है प्रधानमंत्री की। 25 सितंबर 2017 बिजली से संबंधित है। 25 सितंबर 2017। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, 2007 राजीव आवास योजना 2011, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001, वाल्मीकि अंबेडकर 2001, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उजाला योजना 1 मई 2015, सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित 25 सितंबर 2017। लिखो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कब करवाया था? 2005 में। भारत निर्माण योजना भी 2005 में आई थी आपकी। एक को लिखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कोष्टक में लिखेंगे प्रधान, आपके टी-शर्ट पर कहीं पर देखा होगा आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास KVY लिखा हुआ आपने देखा होगा, लोगो बना हुआ। लिखेंगे जुलाई 2015, जुलाई 2000 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कहीं पर लिखा होता भाई कौशल से, मैंने इसलिए लिखा है कि कौशल से आपके कई नाम और भी आए तो आपको कन्फ्यूजन होगा ना, ये लगा अपनी जगह में और कोई कौशल से संबंधित योजना है तो आप खुद लिखेंगे वहाँ पर उतार के, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015। एक और लिखेंगे अब तो आपकी, तो PM जन धन योजना पता है सभी को, PM जन धन योजना सबको पता, आपको बताएंगे, भूल गए। 28 अगस्त 2014 मोदी जी ने आए थे, मोदी जी ने वैसा योजनाओं की जाम बांध दी है, याद कर लो सारी, अपने को याद अपने को करनी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। ये तो दोस्तों आपको कुछ एक और लिख लो,
स्टार्टअप स्टैंडअप डिजिटल स्किल वो तो पता होगा ही आपको। देखो एक तो थी डिजिटल, एक थी स्किल। कब आई थी दोनों? 2015 में आई थी डिजिटल और स्किल। ठीक है, अभी लिखा देता हूँ मैं। एक आई थी स्टैंडअप स्टार्टअप 2016 में आई थी, तो इनको मैं इधर लिखा देता हूँ आपको। तो आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया, एक साथ ही लिख दो आपका टाइम। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया 2015 में लिखेंगे भी। डिजिटल और स्किल इंडिया 2015। एक आप लिखेंगे स्टैंडअप, स्टैंडअप और एक लिखेंगे स्टार्टअप इंडिया 2016। ठीक है, स्टार्टअप हो गया, स्टैंडअप हो गया, स्किल और डिजिटल। ठीक है, जुलाई वो लिखो, तो लिख सकते हो जुलाई, जुलाई इसकी रहने दो। ठीक है, स्टैंडअप स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, एक मेक इन इंडिया वो लिख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में भी है। मेकअप, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया लिखो। 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। इसमें क्षेत्र कितने हैं? इसमें 25 क्षेत्र है। ये वही है मेक इन जिसमें आपने शेर का लोगो देखा होगा, एक शेर का लोगो। कौन सी है? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। कौन कौन सी है मैं वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ, कुछ नहीं है। देखो एक है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कब करो? 14 में करो। डिजिटल कब? डिजिटल और स्किल कब करो? 2015 में करो। स्टैंडअप कब करो? स्टैंड और स्टार्टअप कब करो? 2016 में करो। कैसे करें सर याद? कैसे क्या करो? ऐसे करो, पहले अपन बना लिया अपने घर में कोई चीज़, तो कब बनाई? 2014 में पहले बनाई। फिर अपने डिजिटल, दोनों में देखो एल आ रहा, डिजिटल स्किल, तो 15 कर लो। फिर अपन को स्टैंड होना, तो अगले वर्ष में अपने स्टैंड हो गए, तो कब हो गए? 16 में स्टैंड हो गए। तो बनाया कब? बनाया कब? 14 में। बनाया कब? 14 में। डबल एल आया 15 में, और अपन खड़े कब हुए? 16 में। तो कौन सी आ गई आपके पास? कौन सी आ गई? एक तो आपके पास स्टैंडअप और स्टार्टअप, स्टैंडअप और स्टार्टअप 2016 में एल आ गया, डिजिटल और स्किल 15 में, और एक आपकी मेक इन इंडिया जिसके लोगो शेयर का है, जिसमें 25 क्षेत्रों को लिया गया है, तो वो आ गई आपकी 25 सितंबर 2014 में आ गई। तो 14, 15, 16। वापिस बताऊँ क्या? स्टार्टअप कब होंगे? सबसे लास्ट में 16 में होंगे। एल आ गया तो 15 में, और मेक इन इंडिया 25 क्षेत्र 15, 14 में, 14 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान वाला भी आया था। ठीक है, और 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना आई थी बताओ? देखिए 28 अगस्त 2014 को कौन सी आई थी आप बताएंगे? एक योजना मैंने बताई है। 1 मई 2016 को कौन सी योजना आई है, ये भी आप बताएंगे। आप दिमाग लगाएंगे, सर्च करेंगे, दिमाग को थोड़ा भगाओ सारा। मैं बता दूंगा तो आपकी दिमाग है ना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बताओ 1 मई 2016 को कौन सी आई थी? 28 अगस्त को कौन सी आई थी? ठीक है, 2014 में कौन सी आई थी? 2015 में कौन सी आई? 2016 में कौन सी आई बताओ? देखिए 2016 में तो अपन खड़े हो गए, मतलब कि स्टैंडअप हो गए, स्टार्टअप हो गए। 15 में एल लगा दिया तो स्किल आ गया और डिजिटल आ गए। 2014 में कौन सी आ गई बताएंगे? मेक इन इंडिया, शेयर का लोगो 25 क्षेत्र हो गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई, ये भी 15 में है। ग्रामीण विद्युतीकरण 2005 में, अपनी भारत निर्माण भी 2005 में थी, जिसमें बिजली का एक मुख्य अपना बिंदु था। पीएम जन धन योजना 28 2000 में स्किल डिजिटल मेकअप ये अपना हो गया। इसके आगे अपन और देख लेते हैं। लिखें योजना है दोस्तों, आपको याद करनी है। तो यार सर एक बार रोको इसको, पहले ऊपर वाले से ऊपर। तो दोस्तों फटाफट जो थोड़ा बहुत और बच गया अपने वो लिख लो। एक लिखो कौशल विकास व उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति। कौशल विकास व उद्यमिता नीति लिख लो। कौशल विकास व उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति लिख लो। कौशल विकास व उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति कब आई थी? 2015 में। कुछ एक दो प्रोग्राम और लिख के लाया हूँ मैं, वो लिख लो आप। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम, सघन क्षेत्र, फटाफट लिख लो दोस्तों। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम कब आए थे?
64 में कृषि से संबंधित है। एक लिखो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, उसको तो मैं बाद में करता हूँ। कृषि विपणन संस्थान जयपुर है, उसको भी अपन बाद में देखेंगे। कुछ बस हो गया, ये तो यही था दोस्तों कौशल विकास नीति। ये सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम कब आए थे आपके 1964 में आए थे। एक दो आप संस्थान वो लिख लो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, सबको पता होगा आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। इसके बाद में लिखेंगे आप राष्ट्रीय कृषि है देखो ना, कृषि विपणन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। ग्रामीण विकास अपने चैप्टर है दोस्तों, मैंने हर एक पॉइंट उठाया आपके लिए। कृषि में से हो डीपली भी नहीं गया, कम भी गया, ऊपर से लेवल का सारे क्वेश्चन उठाए। जैसे राष्ट्रीय कृषि जो विकास अपने ग्रामीण विकास जो संस्थान है, ये क्वेश्चन भी मैं दोस्तों आपके लिए उठा के लेके आया हूँ। आप सोचोगे सर कहाँ से प्रश्न लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों आपका। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद है। सघन क्षेत्र कृषि कार्य 1964, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति कौन सी है? 2015 है। एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन, देखें। भारत की कार्यशील जनसंख्या, भारत की कार्यशील जनसंख्या कितनी है दोस्तों? बताओ भारतीय कार्यशील जनसंख्या कितनी है दोस्तों? रेड का पेन से लिख देता हूँ। भारत की कार्यशील जनसंख्या दोस्तों, भारतीय कार्यशील जनसंख्या दोस्तों 15 से 59 वर्ष। और विश्व स्तर पर बात करें ना अपन, विश्व स्तर पर कार्यशील जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 15 से 64 वर्ष है दोस्तों। ये बेरोजगारी का प्रश्न, अब अपने बेरोजगारी डायरेक्ट है नहीं, मैं आपको बेरोजगारी भी पढ़ाता। यदि आप कृषि से संबंधित या बेरोजगारी से संबंधित और भी थोड़ा इसको डीपली देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जितेंद्र नेहरा, उसके आप देख लो। वहाँ पर आपको कार्यशील जनसंख्या मैंने हर एक चीज़ डिटेल से बता रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाइम का अभाव है। तो दोस्तों भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितनी है? भारत की कार्यशील जनसंख्या बताएंगे। 15 से 59 वर्ष भारतीय कार्यशील जनसंख्या है। और विश्व स्तर पर बात करें तो कितनी है भारत, वो पूरे विश्व की जो कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो उसकी तो उम्र है 15 से 64 वर्ष। और भारतीय करें तो भारतीय कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 वर्ष, अपने ये भी ले लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार आज अपना ग्रामीण विकास कंप्लीट हुआ है। मैंने ग्रामीण विकास से जो भी संस्थाएं थी, जो भी कृषि विकास से संबंधित जो कार्य थे इम्पोर्टेंट सारा मैंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। अब अपन दोस्तों विगत परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है ना, उनका अपन मुख्य देख लेते कि कौन कौन से प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए थे, अपन कैसा उनका अध्ययन किया, क्या वही है। एक बात वो बता देता हूँ, जैसे अब अपना जो सिलेबस है दोस्तों, अब अपना जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। और मैं आपको बता देता हूं ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इससे पहले सिलेबस था, इससे पीछे वाली भर्ती में, उसमें क्या था दोस्तों? उसमें एग्रीकल्चर भी था, उसमें जैविक खेती के बारे में भी था, गरीबी भी थी, बेरोजगारी भी थी, ऐसे कुछ थे। लेकिन ये सभी हटा दिए, अब अपने पास ग्रामीण विकास है। तो जो पीछे वाले जो प्रश्न आए हुए थे 2011, 13, 15, 16 जो की भर्ती हुई थी, उनमें जो क्वेश्चन थे उनमें क्या थे? वो जैविक खेती से थे, गरीबी, बेरोजगार, तो वो क्वेश्चन अपने को भी मिलेंगे। लेकिन अब अपने ग्रामीण विकास लिया है तो अपने मोटे मोटे तौर पर कृषि को लिया है, और थोड़ा बहुत कृषि को लिया, ज़्यादा डीपली अपने कृषि को नहीं पढ़ा। और जैसे अपने जैविक खेती पढ़ा, कृषि विपणन पढ़ा, तो दोस्तों अपने वो पढ़ा है अपने एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनके हिसाब से अपने इनका एनालिसिस किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन ग्रामीण विकास में इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, क्वेश्चनों का लेवल ये है कि क्वेश्चनों का लेवल ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों अपने एनसीईआरटी बुक भी ले ली अपने, और अपने खेती, एग्रीकल्चर है, बेरोजगारी है, कार्यशील जनसंख्या है, इन सभी को मैंने ले लिया है। वैसे मैंने गरीबी, बेरोजगारी अलग से करा रखा है, उनमें भी मैंने अच्छी तरह से आपको समझा रखा है कि कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, बेरोजगारी क्या चीज़ होती है ना। और मैंने दोस्तों आपको योजनाओं का, सारी जो योजनाएं थी उनका भी पूरा एनालिसिस करा दिया। अब अपन देखते हैं कि यार पिछली वाली वैकेंसी में सर ने पूरा पढ़ाया, कैसे क्या क्वेश्चन आए उनका भी देख लेते हैं। इस बात के लिए मैं इस बार जो वैकेंसी होगी उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना आपकी योजनाओं से रहेगी दोस्तों।
आपके ज़्यादा क्वेश्चन योजनाओं से ही आने वाले हैं। और योजना दोस्तों ये नहीं है कि नई वाली आएंगी, पुरानी जो योजना है उनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और वापस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन है मौखिक बता देता हूँ कि पिछले विगत वर्षों में कौन से आए थे और इससे पिछले साल का जो पेपर आया था अपना फर्स्ट ग्रेड का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या अपन उनको हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आप सभी उन प्रश्नों को मेरे को उत्तर देके बताएंगे। वास्तव सर आपने बहुत ही अच्छा कराया है और आप जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनको हम बहुत जल्दी कर पा रहे हैं एकदम। आप ऐसे लगेगा आपके मतलब कि बाएं हाथ का काम है, आपके बाएं हाथ का काम लगेगा अब इन प्रश्नों को। तो मैं विगत भर्ती परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन उनको लेंगे, समय मिलेगा तो दोस्तों मैं इस चैप्टर से संबंधित आपके लिए एमसीक्यू भी लाऊंगा। लेकिन अब एमसीक्यू नहीं ला सकते, अपन पीवाईक्यू पर थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है आपका आया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ हुआ था। देखो कृषि का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मैंने आज ही लिखा है आपको, राष्ट्रीय बागवानी मिशन दोस्तों का प्रारंभ हुआ था 2005 है। ये क्वेश्चन आपका सीधा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो। इकोनॉमिक्स मांगता है डाटा, ये लो क्वेश्चन किससे आ गया, डाटा से आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में और देख के बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण एवं कृषि विकास की साख आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न में से कौन सा संगठन करता है। ग्रामीण एवं कृषि विकास की प्रश्न आया हुआ है, ग्रामीण विकास की साख व्यवस्था कौन करता है। दोस्तों ऑप्शन 2 भी थे, इसका आंसर आपके पास क्या था, ग्रामीण विकास के लिए अपने एक ऑप्शन पड़ा था नाबार्ड। इसका उत्तर दोस्तों क्या है, नाबार्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन नाबार्ड है, इसका मतलब अपने नाबार्ड अपने टॉपिक में होना चाहिए। तो दोस्तों अपने नाबार्ड का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आप सभी को पता है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कौन सी कमेटी के, शिव रमन कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी या क्राफी कार्ड समिति की अनुशंसा पर हुई थी। अपने नाबार्ड के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, एक दोस्तों जैसे अपने नाबार्ड का आपने डाटा पढ़ा था, अपने वित्तीय वर्ष की बात की थी। तो वित्तीय वर्ष में दोस्तों अपन जो पढ़ा था वो पुराना था, आप अपडेट कर लिए उसमें। आप उसका वित्तीय वर्ष भी आप 1 अप्रैल से 31 मार्च भी लिख ले। पहले दोस्तों उसका जो मैंने आपको लिखाया था वो था, अब उसका चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये भी नोट करते चले। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी और इसकी अधिकृत पूंजी बताई थी। चेंज करना है जो संसद में 2018 में भी रखा था। 12 जुलाई हेड ऑफिस मुंबई है, इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। और नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, रिफाइनेंस करता है, पुनर्वित्त करता है। आपको ये भी बताया था नाबार्ड भूमि विकास बैंकों को लोन देता है, सहकारी बैंकों को लोन देता है और आरआरबी को भी लोन देता है, इनका सुपरविजन भी करता है। ओके, भूमि विकास बैंक आप जानते हो सभी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास आपने 2 प्रकार के पढ़े थे, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य पर और जिला स्तर पर इनकी ब्रांच भी गाँव में भी होती है। ठीक है, सहकारी पढ़ा था आपने जिले स्तर पर, जो सहकारी बैंक होता है उसको केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं। इनका मीडिया जो राज्य स्तर पर होता है वो क्या करता है, एजेंट का काम करता है, नाबार्ड से लेते हैं सहकारी वाला राज्य वाला और जिले और ग्राम स्तर पर उनको वितरित करते हैं। इसी प्रकार जो भूमि विकास बैंक होता है इनके भी 2 स्तर अपने पढ़े थे, 2 स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर मान लो, है ना। ठीक है, तो ये राज्य स्तर वाला देता है, वो इनको वो देता है, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को देता है। तो नाबार्ड के बारे में दोस्तों अपने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे अपने। तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 नोट करा दिया, इस बार इतना डीपली आने की जरूरत नहीं क्योंकि कृषि से अपने हटा दिया ऐसे। ग्रामीण कृषि विकास की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड मैंने आपको बता दिया, नाबार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, नाबार्ड को आप अच्छी तरह से चट कर दिया, अच्छी तरह से याद कर ले। क्या दोनों क्वेश्चन क्या हार्ड थे, क्या काफ़ी ईजी थे। अलग और क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कौन कौन से आए हुए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखो इजी सा आ गया, मैंने पहले भी कहा था, मैंने क्वेश्चन दोस्तों मेरे यहाँ नहीं थे कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम, एक ये क्वेश्चन आया हुआ, बोलो दोस्तों नाबार्ड में पूरा फुल फॉर्म मैंने लिखाया था नहीं लिखाया था, पूरा एकदम नोट्स लिखाए थे। नाबार्ड का पूरा ये लिखाया था और मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया था। नाबार्ड का हिंदी में बताया था मैंने, राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय, वापिस याद कर लो, वापिस क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों नाबार्ड का क्वेश्चन। नाबार्ड के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं देखो दोस्तों। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक, आपको पहले बताई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसलिए अपन को नाबार्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण विकास अपना टॉपिक है। तो फुल फॉर्म क्या थी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। वापिस एक क्वेश्चन आ चुका है नाबार्ड का फुल फॉर्म, आप देख लेंगे नोट्स में अच्छी तरह से मैंने पूरा लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस समिति पर हुई थी? मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आए हुए, बताओ दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस समिति की तरफ बता दो। शिवरमन कमेटी की, सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं एकदम। नाबार्ड किसके साथ, शिवरमन कमेटी की हुआ था, ऑप्शन है दोस्तों अपना ये। एक क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है? भाई साहब जहां भी आपको भूमि विकास बैंक दिख जाए ना, भूमि विकास बैंक एक ही नाम है, भूमि विकास बैंक, लोन ही दीर्घकालीन देता है, दीर्घकालीन। ये लो दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं क्या आपको? भूमि विकास बैंक आ गया, कौन सा लोन देता है मैंने बताया था, दीर्घकालीन लोन देता है। नाबार्ड मैंने बताया था, फुल फॉर्म मैंने लिखाई है, नाबार्ड की डेट मैंने बताई है और नाबार्ड की समिति मैंने बताई है। तो इस बार नाबार्ड की डेट को ढंग से याद कर लो, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, कमेटी शिवरमन ग्राफिक कार्ड समिति, और नाबार्ड का मैंने बता दिया। भूमि विकास बैंक में दीर्घकालीन क्वेश्चन आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर और क्वेश्चन और कौन सा देख लेते हैं। भूमि विकास बैंक की अवधि दीर्घकालीन हो गया। ग्रामीण विकास में राजनीति का क्या महत्व है? ये कोई ज्यादा नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। चलो, भारत में कौन सा ग्रामीण संस्थागत स्रोत आ गए। अरे यार हद हो गई भाई, इतने ही संस्थागत स्रोत कौन सा है? अरे यार संस्थागत स्रोत कौन सा बताया था? SHG है, व्यापारिक बैंक है, और कौन से है रे भाई? नाबार्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, RRB है। ये सारे संस्थागत स्रोत है। गांव में व्यापारी से ले लिया, व्यापारी से लोन ले लिया, शराब से लोन ले लिया, सब क्या है? गैर संस्थागत है। अरे भाई देसी बैंकर ये क्या, ये बड़ा डाउट करता है, बिजनेस में भी सर नहीं कर रहता। देसी बैंकर आप बताएंगे क्या है? ठीक है, देसी बैंकर क्या है? गैर संस्थागत स्रोत है, इसको रट ले आप। ये कुछ ऑप्शन फिर आ सकता है, आया हुआ है। लो, और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है सर, और देख लेते हैं। भारत में निम्न में कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत है? संस्थागत मैंने बता दिया, ऑप्शन है सहकारी बैंक। संस्थागत है क्या? हाँ, सहकारी बैंक तो संस्थागत स्रोत है, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि स्वामी ये तो वो हो गया गैर संस्थागत, व्यापारी सब गैर संस्थागत हो गए। आ गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में कौन सा सत्य है, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी? मैंने आराम से बताया था। नाबार्ड क्वेश्चन दोस्तों खूब आए हुए। भारत में शीर्ष मैंने पहले बताया था, ग्रामीण साख प्रदान करने की शीर्ष संस्था कौन सी है? ग्रामीण साख का जहां नाम आ जाए और शीर्ष संस्था आ जाए ना दोस्तों, कृषि से संबंधित तो ग्रामीण विकास की, तो शीर्ष संस्था दोस्तों एक ही है, नाबार्ड। बताया हुआ है आराम से, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया नील, एक क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन आपका, अच्छा इसमें और बता दो, निम्न कौन सा कथन सत्य है? भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है। ऑप्शन, व्यापारी बैंक ग्रामीण साख प्रदान नहीं करते। व्यापारी बैंक तो ग्रामीण साख प्रदान करते, क्यों नहीं करते? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहरी क्षेत्र में साख प्रदान करते हैं। शहरी जो आपका RRB है, रीजनल बैंक, क्या ये शहरी क्षेत्र में करते हैं क्या? ग्रामीण क्षेत्र में भी करते हैं, दोनों क्षेत्रों में करते हैं रूरल रीजनल बैंक। तो और बताएंगे स्थापना कब हुई थी RRB की? ये भी आप याद कर लेना, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी इसकी स्थापना, है ना। 5 जो भी मैंने आपको बताए थे शहर, वो भी उनको भी आप याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपके आ गया दोस्तों, एक ऑप्शन का था कृषि विपणन से नहीं जुड़ा हुआ। और भाई कृषि विपणन भी मैंने बताया था आपको। कृषि कौन सा, एक प्रश्न आया कृषि विपणन से शब्द कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? अरे भाई कृषि विपणन में होता है क्या, ये बताओ मेरे को। तो आप कृषि विपणन, एक किसान होता है, उसने मान लो उदाहरण दिया था मैंने, प्याज लिया, तो प्याज का क्या करेगा? पहले तो वो एकत्रित करेगा, उनको एकत्रित मैंने बताया था आपको इंग्लिश में, कलेक्ट करेगा। फिर उनको क्या करेगा? वो स्टोर भी करता है, उनका क्या करता है? वो वर्गीकरण भी करता है, बाजार के लिए वो परिवहन भी करता है, सारे जो काम करता है वो है। अब आपको दिमाग लगा के बताना है कि इसमें कौन सा है, क्या प्रश्न है। भारत में कृषि विपणन से जुड़ा हुआ नहीं है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, भाई किसान चाहिए तो किसान एकत्रित का माल, इसको वर्गीकरण क्यों कर रहा है? अरे बढ़िया पैसे आ जाए तो उसको MSP तो चाहिए वैसा, बिल्कुल MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस संबंधित है। आगे है
कृषि साख, एक ऑप्शन आ रहा है एमएसपी, एक आ रहा है आपके पास कृषि साख, और एक आ रहा है कृषि जिंसों का वायदा कारोबार। कृषियों का बाजार मान लो यार, कृषि का वायदा बाजार है, कृषि का वायदा बाजार। और एक ऑप्शन आपके पास क्या है, कृषि उपज का श्रेणीकरण, ये तो मैंने बता ही दिया। कृषि उपज का श्रेणीकरण भाई कौन सा संबंधित नहीं है बताओ किससे, कृषि विपणन से। भाई कृषि विपणन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैंने आपको बता दिया चाहिए भाई उसको समर्थन मूल्य, तो उसको चाहिए क्यों नहीं चाहिए। एक बता दिया कृषि साख, यार कृषि साख का क्या मतलब आ गया, कृषि विपणन में प्याज इकट्ठा कर लिया, स्टॉक लिया, वर्गीकरण कर लिया, उसको बेचना है भाई, परिवहन कर लिया तो बेचना है, तो एमएसपी उसको चाहिए। कृषि का बाजार तो चाहिए ही चाहिए उसको, ये लिख वायदा बाजार चाहिए। कृषि उपज श्रेणीकरण, इस श्रेणीकरण तो इसने वर्गीकरण कर ही लिया, तो उसमें कृषि साख वाला इसमें नहीं आएगा। और क्या है ऑप्शन आपके पास, भारत में कौन सा ग्रामीण शाखा का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। अरे ये कोई क्वेश्चन है क्या, नाबार्ड, व्यापारी, साहूकार, भूस्वामी और सारे संस्थागत है, कौन सा संस्थागत नहीं है, सारे संस्थागत है। ग्रामीण शाखा का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, गैर संस्था और सारे गैर संस्थागत है, एक नहीं है तो वो कौन सा इसमें ऑप्शन है, नाबार्ड है। और व्यापारी, साहूकार, भूस्वामी, तो नाबार्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा। यही क्वेश्चन आए, संस्थागत, गैर संस्थागत आ गया, कृषि विपणन से आ गया, नाबार्ड से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, अल्पकालीन भूमि विकास का ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों पहले के, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ थोड़े लंबे लैंग्वेज में थे। और केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है जिला स्तर पर, दोस्तों मैंने बता दिया आपको। अल्पकालीन सहायता की आवश्यकता क्यों होती है, बीज खाद आदि के लिए ये होती है। ये लो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के। तो अब मैं पिछले साल का जो पेपर आया है ना उसके मैं क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। तो पहले जो पिछले साल का आया था ना उसमें तो हटा दिए थे ये सारे से कृषि वर्षी सारे, फिर ग्रामीण विकास बताता था, ग्रामीण विकास के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन अध्ययन कर ले। आप मेरी स्पीड धीरे करके आप यदि इन क्वेश्चनों को उतारना चाहो तो उतार लेना दोस्तों, उतारने तो है आपको 15-20 क्वेश्चन तो आपको जो पिछले साल के जो आए हुए हैं ना नाबार्ड के, अल्पकालीन, मध्यकालीन, जो मैंने आपको बताया ये सभी आपको उतारने हैं। अब मैं आपको और बता देता हूँ, आपको और बता देता हूँ क्या कि जो पिछले साल का जो अपने कृषि से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, तो पता तो चले ना कि अपन अपने कितने अपने पानी में है, अपन कितना अपने पढ़ा है। आपको लगे यार ऐसे किस बहुत ईजी आ गए। लो भाई अब अपना शुरुआत होता है, पिछले साल का अपन पेपर आया होता उसका अपन पोस्टमार्टम करते हैं कि पिछले साल अपने कौन कौन से क्या क्या पेपर आया था। एक बार मैं थोड़ी सी दोस्तों इंक डाल लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, आपका थोड़ा सा समय वेस्ट करूँगा मैं। डाली थी लेकिन चल नहीं रहा सही, क्या चक्कर है। अब मैं दोस्तों आपको कुछ और बता देता हूँ थोड़े बहुत। अब अपन आपको पता चलेगा अरे वाह यार सर इतना इजी, फंडिंग के बाद इजी बनाया जाता है, इजी होता नहीं है कुछ भी, इजी बनाया जाता है। एक सेकंड दोस्तों, अब अपन पिछले साल के जो भी क्वेश्चन है उनके ग्रामीण विकास से संबंधित उनका अपन हल कर लेते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगी वास्तव सर मज़ा आ गया पढ़ने में। MCQ PYQ अपन वापस एक सीरीज लेंगे, वापस MCQ PYQ की उनकी भी देख लेंगे, लेकिन एक बार अपना अपना चैप्टर हो गया तो दोस्तों अपन को देखना जरूरी है कि पिछले बार क्या स्टैंडर्ड रहा। एक क्वेश्चन आया दोस्तों, भारत में कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति कौन सी थी। लो भाई पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है कृषि क्षेत्र की क्रांति, कृषि क्षेत्र की कौन सी क्रांति थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली भर्ती का। लो भाई ऑप्शन सुन लो, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति। और कृषि क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई थी बताओ तो देखे, सीधा सीधा है आपको पूरा बताया हुआ है हरित क्रांति। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई थी, हरित क्रांति। इतना एजुकेशन आया, इसका मतलब अपने ऑप्शन आया हरित क्रांति,
इसका मतलब अपने इस बार हरित क्रांति पढ़ ली और अपन को पढ़नी भी चाहिए। जो भी ऑप्शन आते हैं ना आरपीसी, उन ऑप्शनों को अपन को डीपली पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन आ गया था भारत में कृषि संबंधित कौन सी क्रांति थी, हरित क्रांति। कितना इजी क्वेश्चन आया बोलो दोस्तों, कर दोगे कि भारत में कृषि क्षेत्र की कौन सी क्रांति थी, हरित क्रांति। मैंने आपको बता दी हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। सर्वाधिक वृद्धि किस किस में हुई थी, मैंने आपको बता दी, गेहूं और चावल में, मक्का बाजरा उनमें थी। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि कौन सी हुई थी, गेहूं में। जो प्रभावित राज्य भी बताए थे, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, ये मैंने राज्य भी बताए थे। हरित क्रांति का जनक भी मैंने आपको बताया था, एम.एस. स्वामीनाथन। इसका नाम किसने दिया था, विलियम गेट ने दिया था। बताओ, नहीं बताया था क्या। हरित क्रांति किस कारण हुई थी, अपने रासायनिक खादों का उपयोग किया था, अपने उर्वरक का किया था, अपने सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया था, अपने कीटनाशकों का प्रयोग किया था। बोलो दोस्तों, एकदम पूरा एनालिसिस किया है अपने हरित क्रांति का, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। इस बार यदि क्वेश्चन आता है तो इनमें आएगा, अपना अपना करेक्ट होगा। हरित क्रांति को एकदम रेडी कर लेना आप दोस्तों। ऑप्शन था श्वेत क्रांति, पढ़ना चाहिए श्वेत क्रांति। अपने श्वेत क्रांति का पोस्ट मोड कर दिया, वर्गीज कुरियन साहब किया, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निकाला 1970 के दशक में। 1970 में ये प्रारंभ हुई थी श्वेत क्रांति। लाल क्रांति अपने पढ़ी थी, मांस व टमाटर से संबंधित है। नीली क्रांति पढ़ी थी अपने मत्स्य से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, आप आराम से कर दोगे। और मैं और देख लेता हूँ आपके लिए, जो अपने आज ग्रामीण विकास है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास पूरा करा दिया है। पूरी साइड्स में जितने क्वेश्चन थे उनको पूरी फोड़ दी योजनाओं को, टेंशन नहीं करने का, पूरा एनालिसिस करते हैं दोस्तों। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भाई साहब पूरा बता दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना कब चालू हुई थी, बता दिया 1 अप्रैल 2016 से। उद्घाटन कब किया था मोदी जी ने, 20 नवंबर 2016। किस अनुपात में चल रही है, 60-40 चल रही है। पहाड़ी में, पूर्व में 90:10 में। कितना पैसा मिलता है बताओ, 1,20,000, 1,30,000। वित्तीय सहायता कितनी मिलती है, 70,000 रुपये तक मिलते हैं। बताओ कितना वर्ग मीटर मकान मिलता है, 25 वर्ग मीटर। सारा मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना एकदम बढ़िया वाला एनालिसिस करा दिया। ग्रामीण जो आवास से संबंधित थी सारी योजनाएं कब चली थी, सामुदायिक विकास 1952 से लेके पूरा करवा दिया है मैंने। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साइड से अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह एक क्वेश्चन और आ गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये लो, मैं खाता मैं ही होता तो ये क्वेश्चन मैं जरूर डालता। ये क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपका एक्सट्रीम्स, मैंने पूरा कराया है। एक्सट्रीम्स वाला कब आया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी। कितने चरण थे, 4 चरण थे। दूसरा चरण कब चला था, जुलाई 2013 में चला था। और जुलाई 2013 वाले चरण में ही 2016 में एक्सट्रीम्स वाला मैंने आया था। इसका हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया था। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अपने क्वेश्चन फिर मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ। सीधा 2016 में ये क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर याद कर लेना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से क्या टारगेट था, कितनी सड़कें बनाई थी, सारा याद कर लेना। और क्वेश्चन याद करते हैं। वैसे बीओ का भी है या इकोनॉमिक्स का भी मान सकते हैं। असंगठित पूंजी बाजार में शामिल नहीं है। एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। आपको पता है संगठित असंगठित में साहूकार, देसी बैंक, ऋण धारक और श्राप। तो ऋण पत्र धारक कौन सा है, संगठित बाजार है। बाकी कौन से है, असंगठित बाजार में। ये हो गए साहूकार, वो अपना वाला ही है या उसका मान लो एक ही बात है, ठीक है। और क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। आर्थिक नीति अपन बाद में देखते हैं। क्रियात्मक संगठन, क्रय शक्ति इकोनॉमिक्स का है, बाद में देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की जैसा क्वेश्चन आया, बहुत ईजी क्वेश्चन, बाद में देखेंगे। बेरोजगारी का क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक परिभाषा भी आई हुई है। लीक सेट की क्वेश्चन आया, वैसे तो नहीं आना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं दोस्तों ऐसे। और देखता हूँ मैं आपके ग्रामीण विकास से संबंधित से भी तो आपने कर ही लिया। रिजर्व बैंक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास का और मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों नीचे। लो भाई, मनरेगा है, मनरेगा है। क्या है मनरेगा, आवासीय कार्यक्रम है क्या। नरेगा में आवास मिलता है क्या, मिला है क्या किसी को, कहाँ है, काटो इसको, ऑप्शन काट काट के करना चाहिए। कृषि विकास, कृषि का विकास करता है क्या नरेगा, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। नरेगा के कार्य मैंने बताए थे आपको, जल संरक्षण है, सड़क निर्माण है, सारा बताया था मैंने। रोजगार गारंटी कार्यक्रम मैंने आपको बताया था, नरेगा एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम है।
रोजगार से संबंधित है ये, मैंने पहले करा दिया आपको नरेगा, नरेगा का पूरा एनालिसिस मैंने करा दिया। योजनाओं का मैं पूरा डिटेल कराता हूँ दोस्तों, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है। नरेगा पूरा करा दिया, नरेगा कब चालू हुआ था, उसका नाम कब चालू हुआ था, कितने दिन काम मिलता है, महिलाओं की भागीदारी कितनी है, सारा नरेगा का अपने एनालिसिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो दोस्तों, सारा अपने से बाहर नहीं जा रहा मैटर, ये तो एकदम ऊपर से क्वेश्चन है, रोजगार से संबंधित है, अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण है, नाबार्ड का है, एकदम ऊपर ऊपर से अपने इनका एकदम पोस्टमार्टम अच्छी तरह से किया है। कितने हो गए दोस्तों, अब तो 3-4 क्वेश्चन हो गए होंगे शायद ग्रामीण विकास के हैं। ओहो, सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार सोशल ऑडिट निम्न में से किस योजना पर लागू होता है। सोशल ऑडिट मैंने आराम से बता दिया, सोशल ऑडिट किस किस पर लागू होती है। एनएसएपी पे लागू होती है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर एनएसएपी सोशल ऑडिट लागू होती है। नरेगा की सोशल ऑडिट होती है, और मैंने बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सोशल ऑडिट होती है, स्वच्छ भारत अभियान की होती है, 14 वित्त आयोग की होती है, 15 वित्त आयोग, इन सब की सोशल ऑडिट होती है। मैंने नोट्स में नहीं लिखा था, समझा दिया था आप इनको, अब बता रहा हूँ सोशल ऑडिट वाला लिख लेना, मेरे वीडियो में देख के मैंने सोशल ऑडिट बताया था। ऑप्शन क्या आ गया, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एनएसएपी, उपरोक्त सभी। क्या होगा, सोशल ऑडिट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, आप कहाँ पढ़ रहे हो, लेवल क्या है आपके, मैं कह रहा हूँ जाएगा। देखो बेरोजगारी दोस्तों अपने नहीं पढ़ा है, बेरोजगारी के क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, बेरोजगारी अपन अलग से नहीं पढ़ा पाएंगे। भारत में अपन इजी सा क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी, ये मैं बेरोजगारी पढ़ा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होती है बेरोजगारी। बेरोजगारी वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है दोस्तों आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब बेरोजगारी के क्वेश्चन आए हैं तो बेरोजगारी चैप्टर मेरे को लेना पड़ेगा। क्या करते हैं इस पर डिस्कस, बेरोजगारी वाला चैप्टर भी। तो बेरोजगारी के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों रोजगार से संबंधित, इसका मतलब मेरे को बेरोजगारी भी पढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है तो फिर अपन सर से डिस्कस कर लेंगे, या तो मेरे को आपसे आपको बेरोजगारी वाला चैप्टर चालू करेंगे, ये फिर आप दोस्तों आपका टाइम बच जाए तो मेरा यूट्यूब खुद का चैनल है, सर से डिस्कस कर लेंगे, उस पर मेरा बेरोजगारी कराया हुआ है, तो आप इस यूट्यूब चैनल से बेरोजगारी के नोट्स उतारे, अच्छा कराया हुआ है, तो आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी बच जाएगा। तो आप मेरे चैनल जितेंद्र नेहरा RES सर्च कर लेना, और वहाँ से बेरोजगारी वाला चैप्टर पूरा उतार लेना, आपको जैसे टाइम मिले होगी। मैंने बेरोजगारी पूरा करा रखा है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखो भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों किस में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और इसको अपन एक बोलते हैं आदर्श बेरोजगारी, या इसको अपन बोलते हैं परछन बेरोजगारी। किस में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में, जिसमें सीमांत उत्पादकता क्या होती है, सीमांत उत्पादकता क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। किसमें, छिपी हुई बेरोजगारी में। क्या ऐसा समझ में नहीं आया, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, काफी लंबा है दोस्तों, मेरा समझाया मेरे वीडियो में, फिर भी मैं बता देता हूँ। अरे दोस्तों एक बात बताओ, एक बात बताओ, अपन मान लो एक खेत में 5 आदमियों की जरूरत है, या एक दुकान मान लो, कुछ ही मान लो, एक उदाहरण है, एक खेत में 5 आदमियों की जरूरत है और वहां आप 10 जा रहे हो। जैसे खेत है उसमें मान लो लाइन लगानी, फुहारा जानते हो आप, फुहारे सिस्टम, फुहारा चल रहा है, उसमें 2 आदमी उसको रख सकते हैं आगे से आगे। अब उसमें आप 5 आदमी लगाने जाओ उस खेत में फुहारे, मेरे को एक बात बताओ, जो आपके गेहूं 5 बोरी होती है, क्या आपको 10 बोरी हो जाएगी क्या उनके जाने से, कुछ नहीं होता, उत्पादन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक मशीन चल रही है खेत में, ठीक है, किसान अपना अनाज इकट्ठा कर रहा है, अब उसमें क्या करना अपने को, वो जो फसल है इकट्ठी के लिए उसको थ्रेसर में, मशीन में देनी है, जिससे कि अपने को क्या मिल जाए, अनाज प्राप्त हो जाए। अब ये बात बताओ, उस मशीन में जो वो फसल इकट्ठी की उसमें अपन 5 आदमी बहुत हो उस मशीन के पास, लेकिन होता क्या है, कृषि में ग्रामीण परिवारों में आदमी 10-15 होते हैं एक ही घर में, वो सारे के सारे 20 के 20 आदमी आके उस मशीन के पास ले भाई, और मशीन में ले भाई। अरे हुआ क्या, आप 5 की नीड थी, आप 5 की नीड थी, आप वहां लग गए कितने 15। आपका उत्पादन जो आपकी गेहूं की बोरी होनी है वो तो होनी तो 10 ही है, ये 15 लग गए तो क्या 30 कर देंगे यार। इसको सीमांत उत्पादकता क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ये मार्जिनल प्रोडक्शन में बताऊंगा, ये काफी लंबा चैप्टर है इसमें। तो ये मैंने बताया कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी का मैंने बता दिया। एक आपकी कार्यशील जनसंख्या वो भी मैंने बताया था, है ना। बेरोजगारी मैंने बताया, बेरोजगारी कितने प्रकार है वो भी मैंने बताया हुआ है ना, एकदम डायग्राम से अच्छा हुआ बताया हुआ है। तो दोस्तों इस पर अपन चर्चा कर लेंगे, या बेरोजगारी वाला चैप्टर चालू कर लेंगे, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं मैं देखता हूँ, बस इतने आए हुए हैं शायद, अपने हो गए पूरे लगभग।
बेरोजगारी करानी पड़ी है ऐसा लग रहा है। जब किसी विशेष तकनीक का उत्पादन कार्य में प्रवेश होने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। सारी बेरोजगारी कराई हुई है दोस्तों में, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी बिजनेस साइकिल के कारण होती है, विकसित देशों में पाई जाती है। मैंने चक्रीय बेरोजगारी को बताया भी है कि चक्रीय बेरोजगारी का जो चलता है ना वो इससे बढ़ती है, नीचे चलती है, इससे चलती है। ये होती है बिजनेस साइकिल, जहाँ ये बूम करता है, फिर रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होता है। मैंने सारा बताया हुआ है मेरे बेरोजगारी वाले में। तो दोस्तों ये बेरोजगारी के संबंधित था। तो अपना तो अभी ग्रामीण विकास का था ये टॉपिक, तो ग्रामीण विकास से अपने क्वेश्चन बाहर नहीं गए हुए और अपने जाएंगे भी नहीं। मेरा वादा है आपके क्वेश्चन ऐसे लगेंगे अपने फटाफट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं ग्रामीण विकास में। तो दोस्तों आज अपने ग्रामीण विकास के PYQ कर लिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपने नहीं करा है, सारे अपने सिलेबस में था, सारा अपने जो पढ़ाया हुआ था उससे अपना सारा अपने कवर किया है, सारी अपने योजनाएं पढ़ ली है, कृषि विपणन पढ़ लिया है, जैविक खेती पढ़ ली है, कृषि के बारे में जो भी संस्थाएं थी उनके बारे में भी अपने अध्ययन कर लिया। काफ़ी डीपली इस चैप्टर को अपने पढ़ा है और काफ़ी इसका सार अपने पढ़ा है। तो दोस्तों आप बने रहो, फिर अपन एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नई वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों आप बने रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी पढ़ाई को करते रहो। ओके दोस्तों, बाय।